बेटी का माला और पैजामी एक चाकू में लिपटी इसके घर में जब मिली ना, जी डर गया कि हमारे बच्चे इसे न मार दी। अब जब गांव के अंदर से गुड़िया गायब हुई तब उसकी मां ने पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने हंसी मजाक करते हुए इस बात को इस तरीके से उड़ाड़ दिया कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। गुड़िया की मां ने पुलिस स्टेशन में जाकर कहा कि साहब मेरी बच्ची गायब हो गई है, मुझे कंप्लेंट लिखाना है। तब पुलिस वालों ने हंसकर कहा, हाँ हो गई है तो क्या, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। और ऐसे कहकर गुड़िया की मां को, जो कि अनपढ़ थी, उसको भगा दिया गया। 12 महीने के अंदर 19 बच्चे गायब हो गए थे और पुलिस कर्मचारियों ने एफआईआर तो नहीं लिखी थी, और जहां पर भी एफआईआर लिखी थी वहां पर एक ही बात लिखी थी, मिसिंग पर्पस, और अभी भी सर्च जारी है। लेकिन धीरे धीरे करके गांव के अंदर और केस भी बढ़ना शुरू हो गए। फिर गांव के लोग इकट्ठा हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे गांव के बच्चे धीरे धीरे करके, छोटे बच्चे ही क्यों गायब हो रहे हैं, ना कोई बड़े औरतों के साथ कुछ हो रहा है, ना ही कोई बड़े लोगों के साथ कुछ हो रहा है। फिर एक दिन एक घटना बनी। एक दिन पूजा नाम की लड़की घर से 10 रुपए लेकर समोसा खाने के लिए बाहर निकली। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था, लेकिन पूजा वापस घर नहीं लौटी। अब जब उसके साथ उसका छोटा भाई था, उसको पूछा गया कि पूजा कहाँ गई, तब उसने कहा कि D5 बंगले के अंदर एक नौकर जैसा लगने वाला शख्स आया और पूजा को बहला फुसला कर उस घर के अंदर ले गया। अब जब पुलिस वालों ने इस घटना को सुना तो उसे तो वाकई में पता चल ही गया था कि D5 के अंदर एक अमीर शख्स रहता है, जहाँ पर हम हर वक्त दावत करते हैं और उसके साथ तो हमारा उठना बैठना भी है। तो इस तरीके से पुलिस वालों ने छोटे से बच्चे की बात को दबाने की पूरी कोशिश की और उसको तो झूठा कहकर भगा भी दिया, क्योंकि पुलिस वाले जानते थे कि हम ना वो बड़े शख्स से सवाल कर सकते हैं और ना ही इस केस की तह तक जा सकते हैं। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया कि एक माँ की चीख ने 29 दिसंबर 2006 के दिन पुलिस वालों के कान को हिलाकर रख दिया और पूरे गांव ने इकट्ठा होकर पुलिस वालों को कहा कि अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि हमारे बच्चे कहाँ पर गायब हो रहे हैं। और पुलिस वालों को मजबूरन होकर इस केस को एफआईआर के अंदर दर्ज करना पड़ा और इस केस के अंदर मीडिया भी इन्वॉल्व हो चुकी थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों पर प्रेशर बन गया था कि अब इस केस को पूरी तरीके से क्लोज करें और जल्दी से जल्दी उस 19 बच्चे कहां पर गायब हुए हैं उसकी जांच अब जनता के सामने रखे। नठारी गांव का D5 बंगला बाहर से दिखने में आलीशान आम था, लेकिन अंदर से किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि इस घर के अंदर रहने वाले 2 शख्स आज भी इतिहास के अंदर हैवानियत की लिस्ट के अंदर टॉप पर आते हैं। इस घर के अंदर रहते थे 2 शख्स, महेंद्र सिंह परेड और सुरेंद्र कोहली। महेंद्र परेड एक पंजाब का एक व्यापारी था और उसका नोएडा में D5 सेक्टर 31 के अंदर उसका घर था और वहां पर वो अपना ऑफिस का काम भी करता था। अब बाहर से दिखने में महेंद्र सिंह परेड एक आम पढ़ा लिखा और सामान्य इंसान लगता था, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत हैवानियत भरी थी। लेकिन उसके चेहरे पर जो चुप्पी थी, उसकी वजह से पुलिस वाले भी उससे सवाल करने से कतराते थे। और सीबीआई रिपोर्ट के अंदर तो कुछ ऐसी भी बात दर्ज हुई है जिसको देखने के बाद आप सच में शॉक हो जाओगे। अब बात करते हैं मुख्य आरोपी की, यानी कि सुरेंद्र कोहली की। अब सुरेंद्र कोहली बाहर से दिखने में एक नौकर ही था और बाहर से देखने में सबको ऐसा ही लगता था कि ये तो एक अनपढ़ गवार नौकर है, लेकिन उसके अंदर भी छुपा था एक हैवान। सुरेंद्र कोहली उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले से महेंद्र परेड के यहाँ नौकर की तरह काम करने के लिए आया था। उसको शुरुआत से ही एक शांत रहने वाला, शांत स्वभाव का और काम करने वाला नौकर दिखाया गया था, लेकिन जब सीबीआई रिपोर्ट के अंदर सुरेंद्र कोहली ने अपना अपराध कबूल किया तब पता चला तो कोई नौकर नहीं, एक से इसने तो इंसानियत की हर शर्म सीमा को लांघ दिया था। लेकिन अब सवाल यही आता है कि आखिरकार ये दोनों अपराधी पकड़े कैसे गए या उस पर शक कैसे गया। तो जैसे ही पूजा घर से गायब हुई और बच्चे ने शिकायत की कि मैंने पूजा को आखिरी बार D5 बंगले के पास देखा था, तो पूरे गांव वालों ने इकट्ठा होकर पुलिस पर वो प्रेशर बनाया और पुलिस वालों को कहा कि हमें पक्का यकीन है कि महेंद्र सिंह परेड के बंगले के पास ही हमारे बच्चे आखिरी बार कई बार देखे गए हैं, तो आप इस बार एक्शन लीजिए। अब पुलिस वाले तो इस पर एक्शन जरा सा भी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया उस तरीके से महेंद्र सिंह परेड एक ख्यातनाम व्यक्ति थे, जिससे पुलिस वाले भी सवाल करने से डरते थे। और सीबीआई रिपोर्ट के अंदर तो यहाँ तक दावा है कि पुलिस वाले भी इस घटना के अंदर थोड़ा सा इंक्लूड थे या शामिल थे, जिसकी वजह से पुलिस वाले इस केस को इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन धीरे धीरे करके गांव वालों का एक संगठन अब मीडिया तक भी पहुंच गया था, जिसकी वजह से मीडिया इन्वॉल्व हो चुकी थी
और पुलिस को मजबूरन D5 बंगले के मालिक मोहिंदर परेड को और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को पूछताछ भी करनी पड़ी और वहाँ जो नाला था उसके अंदर खुदाई भी करनी पड़ी। शुरुआत में तो नाले से बदबू आ रही थी तो कुछ गांव लोगों ने यही कहा था पुलिस वालों को, आप यहीं से इस तहकीकात की शुरुआत कीजिए। और पुलिस वालों ने D5 बंगले के पास जो नाला गुजरता था वहीं से उस तहकीकात की शुरुआत की थी और वहां से कुछ हड्डियां बरामद हुई। नठारी के D5 बंगले के पास से जहां से ये नाला गुजरता था वहां से जो हड्डियां निकली थी कहीं ना कहीं वहीं से ही सभी बच्चे गायब हुए थे। और ऐसा कई बार गांव लोग पुलिस वालों को कह चुके थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन सभी रिपोर्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया। अगर उसी दिन से इस रिपोर्ट को सीरियसली ले लिया होता तो शायद ना मैं आपको एक कहानी बता रहा होता और ना ही 19 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान गई होती। लेकिन जब गुड़िया की माँ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गई थी उसी दिन से 2005 से ही पुलिस वालों ने इस केस को इसी तरीके से देखा कि तो एक मामूली बच्चे भाग गए हैं और इस केस को बस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके कई बच्चों की FIR भी दर्ज नहीं हुई। अब जब इस पूरे केस के अंदर मीडिया इन्वॉल्व हुई तब पुलिस को समझ में आया कि कहीं ना कहीं अब हम फंस गए हैं। तब जाकर मीडिया के सामने पुलिस वालों ने कन्फेस किया कि हाँ शायद हमारी गलती हो गई है। शायद छोटे से वर्ड्स ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली। लेकिन अब पूरे देश के अंदर न्याय का माहौल बन गया था। गांव के साथ साथ मीडिया और पूरा देश भी अब इंक्लूड हो गया था और हर कोई यही कह रहा था कि हमें न्याय चाहिए। अब इन सब प्रेशर की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को भी इसके अंदर उतरना पड़ा और पुलिस से इस केस को लेकर सीधा CBI को सौंप दिया गया। 8 जनवरी 2007 से CBI ने इस केस को पूरी तरीके से संभाल लिया था और CBI के ऑफिसर ने पहले ही कह दिया था कि यह भारत का कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, भारत का ही नहीं लेकिन विश्व का सबसे सीरियल किलर से। सबसे पहले तो CBI ने दोनों ही अपराधी को अरेस्ट तो कर ही लिया था, लेकिन अब CBI ने जहां पर पुलिस ने गलतियां की थी उस गलतियों को सुधारने का काम भी किया था और CBI ने D5 बंगले की पूरी तरीके से खुदाई करवाई। वहां पर स्टाइल टूटी, दीवारें टूटी, यहाँ तक कि नीचे जमीन को भी पूरी तरीके से खोद कर निकाला गया। कुल 19 खोपड़ियां, कई हजारों हड्डियां, बच्चों के कपड़े, बाल, उसकी छोटे छोटे हड्डियों के पिच, ऐसे कई सारे छोटे मोटे टुकड़े मिले थे और उन छोटे मोटे टुकड़ों के साथ टूटी हुई कई कहानियां भी उस जमीन के अंदर उस टाइल के पीछे या उस दीवार के पीछे खामोश चुप्पी के साथ चुप हो गई थी। अब जब CBI को हड्डियां, बाल और कपड़े और खोपड़ियां मिली थी उसका DNA टेस्ट करवाया गया और वहां पर साफ तौर पर पता चल गया कि वही सब बच्चे थे जिसकी रिपोर्ट एक वक्त पर पुलिस वालों ने लिखने से मना कर दिया था, या शायद पुलिस वालों ने यही कहकर जाने दिया था ये तो छोटे मोटे बच्चे हैं, कहीं गुम हो गए होंगे या फिर घर छोड़कर भाग गए होंगे, वैसे भी इस गरीब घर के अंदर क्या ही कर लेंगे। सबसे पहला अपराधी था सुरेंद्र कोहली, क्योंकि उस पर ही सबसे ज्यादा आरोप थे और उसने तो यही कहा था कि मैं अकेला अपराधी हूँ, मेरे मालिक यानी कि मेरे बॉस मोहिंदर परेड को इसके अंदर कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे CBI की तहकीकात आगे बढ़ती रही वैसे वैसे पता चला कि इस केस के अंदर न सिर्फ सुरेंद्र कोहली लेकिन मोहिंदर परेड भी इतना ही शामिल है जितना कि उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। और सुरेंद्र कोहली को जब CBI ने प्रेशर बनाया और पूछताछ की तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया और उसने ऐसी बातें CBI ऑफिसर को सुनाई जो सच में डरावनी थी, भयावह थी और एक इंसान के रूप में भेड़िया ये भी कर सकता है, उस बात पर हमें सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। सुरेंद्र कोहली ने कहा कि मैं छोटे बच्चों को टारगेट करता था जिसकी उम्र 5 से 13 साल के होती थी। मैं ज्यादातर गरीब बच्चों को ही टारगेट करता था जो खाने और पैसों की वजह से थोड़ी सी लालच में आ जाती थी। मैं उसको घर के करीब ले जाता था और फिर घर के अंदर ले जाकर उसकी कर देता था और हत्या करने के बाद मैं उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद मैं उसकी पूरी बॉडी को सबसे पहले बाथरूम में काटता था और फिर मैं उसके सबूत को जमीन के अंदर दफना देता था या फिर नाले में फेंक देता था। सुरेंद्र कोहली का एक ऐसा भी बयान था जिसको सुनने के बाद सच में आप भी शौक हो जाओगे। जब मैं केस स्टडी पढ़ रहा था तब मैं भी शौक हो गया था कि कोई नरभक्षक भी कैसे हो सकता है। सुरेंद्र कोहली कहता है कि मैं बच्चों के हाड़ को निकाल लेता था, उसके हृदय को निकाल कर मैं फ्रिज के अंदर रख देता था, फिर मैं उसको पकाता था और उसको खा जाता था। मतलब सोचकर ही हमें घिन होती है कि ऐसे शख्स भी हमारे बीच मौजूद होते हैं। उसी टाइम तो काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया। फिर जब CBI अधिकारी ने सुरेंद्र को कहा कि आप ऐसा क्यों करते थे, आपकी मानसिकता ऐसी क्यों थी, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नींद नहीं आती थी या मुझे खुद को मारने की या दूसरों को मारने की बस ऐसी तलब रहती थी जिसकी वजह से मैं मासूम बच्चों के साथ ऐसा सब करता था। मुझे सच में नहीं पता। जब उसकी डॉक्टरी जांच करवाएगी तब पता चला कि
कि उसको एक बीमारी थी जिसके अंदर लोगों को नींद नहीं आती, और इस बीमारी का नाम था फिजियोसेक्सुअल डिसऑर्डर। और इस बीमारी का मुख्य लक्षण यही था कि जब वो शव के साथ यौन संबंध बनाता था तो उसको बहुत ही संतुष्टि मिलती थी, जिसकी वजह से ही वो मासूम लड़कियों की जान ले लेता था। अब सीबीआई की जांच पूरी हो गई थी। सीबीआई ने अपने सबूतों के आधार पर दोनों को ही अपराधी मान लिया था, मोहिंदर परेड और सुरेंद्र कोहली को। लेकिन जब गाजियाबाद के अंदर केस पहुंचा तो वहां पर 16 मामलों की चार्जशीट दर्ज हो चुकी थी। गाजियाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ सुरेंद्र कोहली को ही अपराधी माना और उसको फांसी की सजा दे दी। लेकिन मोहिंदर परेड के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से उसको बरी कर दिया गया। लेकिन फिर सीबीआई की टीम ने दोबारा जांच की और 2017 और 2023 के अंदर 2 ऐसे मामले भी सामने आए कि मोहिंदर परेड उतना ही अपराधी है जितना कि सुरेंद्र कोहली है, क्योंकि सुरेंद्र कोहली जिस शव को जिस बाथरूम के अंदर छुपाता था वो मोहिंदर परेड डेली यूज करता था। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसकी नजरों के अंदर ये शव आए ना हो या उसको पता ना हो। और फिर जब जब बच्चे गायब होते थे तब तब लोगों का ये भी बयान था या गांव वालों का ऐसा भी बयान था कि जब हमारे बच्चे गायब होते थे तब मोहिंदर परेड हमारे घर के आसपास घूमता हुआ हमें कई बार नजर आता था, लेकिन हमें डायरेक्टली उस पर शक नहीं था, तो उसके खिलाफ हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। और जब सीबीआई ने दूसरी बार अपना रिपोर्ट कोर्ट के अंदर सबमिट किया तब कोर्ट ने भी मोहिंदर परेड को आजीवन उम्र कैद की सजा सुना दी। कहानी के अंदर मैंने बहुत कुछ पार्ट मिस भी कर दिए होंगे और शायद मैंने कुछ गलतियां भी कर दी होगी, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और बहुत दिनों बाद मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज दोस्तों, अगर इस केस ने आपको थोड़ा सा भी झंझोड़ कर रख दिया है तो आप दूसरे लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक ऐसी कहानियों को हम याद नहीं करते रहेंगे तब तक ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही राक्षस हमारे समाज के बीच रहकर करते रहेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए